दोस्तों आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओरिजिन ऑफ द सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास में दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है फॉरेन ओरिजिन की और एक थ्योरी है इंडिजीनियस ओरिजिन की। फॉरेन ओरिजिन वाली थ्योरी कहती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पनपी माइग्रेशन की वजह से। कहते हैं कि बाहर से यहाँ पर लोग आए रहने के लिए और सिविलाइजेशन बन गई। इस थ्योरी के हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की एक ब्रांच है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए और हड़प्पन सिविलाइजेशन उन्हीं से शुरू हुई। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी तब कमज़ोर पड़ गई जब हमने खुदाई करके पता करा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो डिफरेंस है। भाई अगर मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए तो अपना कल्चर भी तो लेकर आएंगे, अपने साथ में चीज़ों को भी तो लेकर आएंगे। तो जो चीज़ें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की थी वो हमें यहाँ पर नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पंजाबी केरला में जाएगा तो पगड़ी पहनना थोड़ी छोड़ेगा, पराठे लस्सी पीना थोड़ी छोड़ेगा, पंजाबी थोड़ी छोड़ देगा वो। तो हड़प्पा में हमें अलग तरह की चीज़ें मिली हैं। इनकी सील्स अलग हैं, ब्लेड्स हैं इनके पास में, इनकी पक्की ईंटें हैं। वो चीज़ हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में नहीं मिली। अब कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि हड़प्पन्स ने मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार करा, ट्रेड करा, इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो पाई, डेवलप हो पाई। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि अर्ली हड़प्पन पीरियड में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये बताता हो कि हड़प्पन्स मेसोपोटामियंस के साथ में ट्रेड करते थे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, देखो मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड के एविडेंस तो हमें मिले, लेकिन वो सारे एविडेंस बाद के हैं। ये थ्योरी क्या कह रही है कि मेसोपोटामियंस के साथ में ट्रेड की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन पनपी। लेकिन शुरुआत में तो कोई एविडेंस मिला ही नहीं हमें। जो भी एविडेंस मिला है वो बाद में मिला है। हड़प्पन्स ने मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड ज़रूर करा है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन तब तक हड़प्पन सिविलाइजेशन बन चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी। तो कुल मिला के अगर मैं आसान शब्दों में कंक्लूड करूं तो फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी क्रेडिट देना चाहती है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की वजह से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन पनप सकी। अच्छा दूसरी थ्योरी है इंडिजीनियस ओरिजिन। दोस्तों ये लेटेस्ट रिसर्च है जो कहती है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो रूट है ना वो हिंदुस्तान की ही है, यहाँ बाहर से लोग नहीं आए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो यहीं के थे। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये ना गांव हुआ करता था और गांव का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और शहर बन गया। जैसे आज भी आप देखते हो कि गांव इतना ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और डेवलपमेंट होते 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 धीरे फैसिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं और फिर वो गांव का शहर हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये कहते हैं कि वहाँ गांव के लोग थे और वो लोग धीरे धीरे सीखते गए और डेवलप होते गए और हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गई। दोस्तों हिस्टोरियंस ने दो जगह पे डिवाइड कर दिया इस पीरियड को, प्री हड़प्पन और प्रोटो हड़प्पन। प्री हड़प्पन वो पीरियड है जो गांव का था और प्रोटो हड़प्पन वो पीरियड है जब शहर डेवलप हो गया था। अब आप कहेंगे कि सर सबूत, क्या सबूत है हमारे पास में? देखो हिस्टोरियंस ने क्या करा, कोटडीजी, अमरी और कालीबंगा इन साइट्स के ऊपर ने रिसर्च करी और यहाँ पर इन्हें मिली ग्रेनरी, डिफेंसिव वॉल्स और ट्रेड के साइंस। अब ये जो सिटीज़ है ना ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले की थी। तो हिस्टोरियंस ने कहा कि हड़प्पा के जो लोग थे ना उन्हें पहले से ही आइडिया था कि अनाज को कैसे स्टोर करें, व्यापार कैसे करें, डिफेंसिव वॉल्स कैसे बनाएं सुरक्षा के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम से नहीं पनपी, ये धीरे डेवलप हुई है, गांव से शहर बनी है। भाई बात आ रही है समझ में? जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये लोग बहुत पहले से व्यापार कर रहे हैं, बहुत पहले से इनके अनाज के भंडार हैं, बहुत पहले से इनके डिफेंसिव वॉल्स हैं सुरक्षा के लिए। तो ये लोग तो बहुत पहले से सारी चीज़ों को जानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जब गांव से शहर बना तो चीज़ें बेहतर हो गई, फैसिलिटीज़ बढ़ गईं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई एकदम से पनपी हुई सिविलाइजेशन नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप हुई, गांव से शहर बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट ऑफ द सिविलाइजेशन। आप ये मैप देखो दोबारा से, ट्रायंगुलर में फैली हुई है ये, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। बहुत बड़ा एरिया होता है ये और ये लार्जेस्ट एरिया है अगर बाकी एंशिएंट सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो। चाहे वो चाइनीज सिविलाइजेशन हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, हड़प्पा से बड़ा कोई भी नहीं है। सबसे बड़े एरिया के ऊपर फैली हुई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में है। जो मेन सेंटर्स हैं सिविलाइजेशन के, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चनहुदड़ो है, सुतकागन दौर है, ये सब आज की डेट में पाकिस्तान में है। इंडिया में है मांडा, बनावली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, लोथल, रूपर और रांगपुर।
दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट्स हैं MHKL। MHKL को आप याद कर सकते हो महाकाल से। महाकाल को शॉर्ट में लिखोगे MHKL ही तो लिखोगे। तो M फॉर मोहनजोदाड़ो, H फॉर हड़प्पा, K फॉर कालीबंगा एंड L फॉर लोथल। MHKL MHKL MHKL, महाकाल महाकाल महाकाल। अगर आपके समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में लिख कर बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। अब हम देखते हैं अर्बन प्लानिंग को। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, एक तो खुद हड़प्पा है मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में है, और दूसरी है मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध के लारकाना डिस्ट्रिक्ट में है, और ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। इन दोनों को जो रिवर कनेक्ट करती है ना वो है इंडस रिवर। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा, आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए चीज़ें। चन्हुदड़ो यह है सिंध में, CS से आप याद रखो, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो ना क्लास में। C फॉर चन्हुदड़ो और S फॉर सिंध। CS यानी कंप्यूटर साइंस, CS यानी चन्हुदड़ो और सिंध। लोथल है गुजरात में। LG से याद करो, LG की फ्रिज आती है, AC आता है, TV आता है, और क्या क्या आता है, आपके घर में भी कोई ना कोई सामान होगा LG का, तो LG से याद करो लोथल और गुजरात। कालीबंगा, कालीबंगा है नॉर्थर्न राजस्थान में। KR से याद कर लो, बनावली है हरियाणा में। BH से याद कर लो। अब ऐसा नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बस इन्हीं जगहों तक फैली हुई थी, और भी एरियाज थे जैसे सुतकागन-दोर और सुरकोतड़ा। इन दोनों ही एरियाज में अपने सिटाडेल थे। सिटाडेल मैंने आपको बताया जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर रूलिंग क्लास रहती है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स रहती हैं। इसके अलावा रंगपुर, कथियावर गुजरात में भी पाए गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन और जगह पर भी फैली हुई मिलती है। दोस्तों 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदाड़ो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में डाल दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो शहर बने हुए हैं और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो शहर बने हुए हैं वो दोनों अलग अलग तरह से डेवलप थे। मेसोपोटामिया में जो शहर बने हुए थे ना वो मंदिर के चारों ओर बने हुए थे, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक सर्कुलर पैटर्न था। लेकिन जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते हो तो यहाँ पर ग्रिड पैटर्न था। ये देखो ग्रिड प्लानिंग इस तरह से की जाती है, और इसी पैटर्न को आज पूरी दुनिया में ज़्यादातर जगह पर फॉलो किया जाता है। ये बेहतर तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, प्रॉपर गलियों का स्पेस मिलता है और घर अच्छी तरह से बनते हैं यहाँ पे। दोस्तों हर शहर को दो जगह पे डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था सिटाडेल का जो कि ऊंचा एरिया था, रेस्ड एरिया था, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और दूसरा पार्ट था लोअर एरिया का। सिटाडेल को लोअर एरिया से सेपरेट किया जाता था, बीच में एक दीवार खड़ी होती थी। सिटाडेल में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, असेंबली हॉल और वर्कशॉप्स। आप जानते ही हैं लोअर टाउन था आम जनता के लिए, वहाँ पर आम जनता रहती थी और काम करती थी। शहर की जो मेन गलियां थी उन्हें ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था जो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाती थीं। मैं आपको दिखा चुका हूं कि ग्रिड पैटर्न कैसा होता है। अच्छा, जो घर गली के कॉर्नर पर किनारे पर बने हुए होते थे ना उनको राउंड कर दिया जाता था ताकि अगर बैलगाड़ी जा रही है, कोई सामान जा रहा है, उसको आसानी हो जाने में। यार ये सब पढ़कर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें 4500 साल पहले इन लोगों से सीखना चाहिए। आज हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, कहीं पर भी घर बने हुए हैं दिल्ली में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखो कितनी अच्छी प्लानिंग हुई हुई है। गली के कॉर्नर पर जो घर बने हुए हैं उनको राउंड कर रखा है ताकि बैलगाड़ी आसानी से चली जाए। दोस्तों घर की नालियाँ गली की नालियों से कनेक्टेड रहती थीं और घर का सारा वेस्ट पानी उन नालियों से होता हुआ गली की बड़ी नाली में चला जाता था। और गलियाँ क्योंकि बिल्कुल सही तरह से क्रॉस कर रही थी रोड्स को, जिसकी वजह से शहर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बन गया था। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत इस शहर को बनाया गया था। वेल स्ट्रक्चर्ड शहर था। आज के ज़माने की दिल्ली की तरह नहीं है कि जहाँ पर जगह मिली वहाँ पर घर बना दिया। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाउसेस। हाउस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं, उसके गुण। देखो घरों को एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था, एक ऊंचे इलाके में बनाया गया था ताकि बाढ़ से बचा जा सके। भाई सीधी सीधी बात है, घर ऊंचा होगा तो पानी का खतरा वहाँ पर कम होगा, तो इसीलिए घरों को ऊंचे टीले पर बनाया जाता था। और उनकी जो फाउंडेशन थी, उनकी जो नींव थी, वो बहुत गहरी रहती थी। देखो जितनी गहरी नींव होगी उतना मजबूत मकान बनेगा, उतनी देर तक वो टिक पाएगा। दोस्तों जैसे आज के ज़माने में घर अलग अलग साइज़ के होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक जैसे घर नहीं थे। कोई छोटा था कोई बड़ा था। कोई घर तो इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक ही कमरा था, और कोई घर इतना बड़ा था कि उसमें आंगन भी था। 12-12 कमरे हुआ करते थे घर के अंदर।
कुआं हुआ करता था, टॉयलेट्स हुआ करते थे। तो कोई घर बहुत बड़ा है, कोई घर बहुत छोटा है, लेकिन घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर एक घर की नाली कवर्ड थी, ढकी हुई थी और बाहर गली की मेन नाली से जाकर कनेक्ट होती थी। The entrances to the house were from the narrow lanes which cut the streets at right angles. इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक इमेज को बनाया है, हालांकि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, लेकिन बात आपके समझ में आ जाएगी। देखो, इस तरह का चौड़ा रोड हुआ करता था, लेकिन अगर आपको घर में जाना है ना, तो आप चौड़े रोड से होकर नहीं जा सकते हो। जो चौड़ी वाली गली है वहाँ से घर नहीं खुलेगा। चौड़े रोड पर एक पतली गली कटेगी, और अगर आपको घर में जाना है ना, तो फिर इस पतली गली से होके जाना पड़ेगा। भाई बात आ रही है समझ में? ये जो चौड़ी वाली गली है, यहाँ पर आपका घर नहीं खुलेगा। अगर आपको घर के अंदर जाना है तो कहाँ से एंट्रेंस है घर का? इस चौड़ी गली में एक पतली गली कट रही है, उस पतली गली के अंदर जाकर आपको एंट्रेंस मिलेगा घर का। हमारे यहाँ भी ज़्यादातर आज के ज़माने में ऐसे ही होता है। चौड़े जो रोड होता है उस पर बहुत कम ही घर होते हैं। जो ज़्यादातर घर होते हैं वो अंदर पतली गलियों में जाकर होते हैं। अच्छा, किचन हुआ करता था आंगन में कोने में, उसके ऊपर छप्पर डला रहता था, शेल्टर था। और घर का जो ग्राउंड फ्लोर था ना, वहाँ पर स्टोर रूम था, अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता था घर के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और वेल चैम्बर्स हुआ करते थे। वेल चैम्बर्स कोई रूम नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई रूम है उसके अंदर कुआं है, ना 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 ना। वेल चैम्बर्स देखो ये है, जैसे आज भी गांव में होता है, चारों तरफ ईंटें लगी रहती हैं ताकि मिट्टी वगैरह ना जाए कुएं में, या फिर कोई बेदिहानी में गिर ना जाए इसके अंदर, सेफ्टी पर्पसेस के लिए लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। दोस्तों, घरों को बनाया जाता था ईंटों से और लकड़ी से। हर घर के दरवाजे होते थे, खिड़कियाँ होती थीं और वेंटिलेटर्स होते थे। वेंटिलेटर्स यानी जहाँ से हवा आती जाती रहती है। आज के ज़माने में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोग वेंटिलेटर्स का ख्याल नहीं रखते। छोटे छोटे से खुडले बना रखे हैं। आप सोच के देखो, 4500 साल पहले इन लोगों ने वेंटिलेटर्स का ख्याल रखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन रोड से घर का रास्ता नहीं होता था, तो घर की जो खिड़की दरवाजे खुलते थे वो खुलते थे साइड में गली में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पढ़ना है मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। सबसे पहले इसमें द ग्रेट बाथ है, लेकिन ग्रेट बाथ को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, फॉर डिटेल्स रेफर टू द सोर्सेज इन दिस चैप्टर। तो आपको सिर्फ ग्रैनरीज के बारे में पढ़ना है। ग्रैनरीज मतलब अनाज के भंडार। और ग्रैनरीज आपको बहुत सारी साइट्स पर मिलेंगी। मोहनजोदाड़ो में भी है, हड़प्पा में भी है, लोथल में भी है, कालीबंगा में भी है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए अनाज तो चाहिए ना, इसलिए बहुत सारी जगह पर अनाज के भंडारों को बनाया गया था। अच्छा, हड़प्पा में 2 रोज मिली हैं हमें, जिसमें लगातार 6 ग्रैनरीज बनी हुई हैं। जैसे मान लो ये रो है, इसमें 6 ग्रैनरीज बनी हुई हैं लगातार, एक ही रो में बनी हुई हैं। और एक रो और है, उसमें भी लगातार 6 ग्रैनरीज बनी हुई हैं। तो 6 और 6 कितनी हो गई? टोटल 12 ग्रैनरीज हो गई। दोस्तों, ग्रैनरीज के पास में ही साउथ में वर्किंग फ्लोर्स हुआ करते थे, और इन वर्किंग फ्लोर्स में ना प्लेटफॉर्म्स बने हुए थे अनाज को पीटने के लिए, ग्रेन्स की थ्रेशिंग के लिए। देखो, इस तरह से अनाज को पीटा जाता है। इस तरह से पीटने से क्या होता है, अनाज का जो दाना है वो गिर जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ईंटों का प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिस पर ये लोग अनाज को पीटते थे, अनाज को मारते थे, पीटते थे। अब हमें कैसे पता कि थ्रेशिंग होती थी अनाज की? हमें इस तरह से पता लगा क्योंकि वहाँ फर्श की दरारों में ना हमें वीट और बार्ले ग्रेन्स मिले हैं। अब देखो, ईंटों का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, दरारों में अनाज मिला है हमें, तो वहाँ पर अनाज उगेगा थोड़ी? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि वहाँ पर अनाज को पीटा जाता होगा, थ्रेशिंग होती होगी ग्रेन की। अच्छा, 2 कमरे मिले हैं हमें वहाँ पे, जहाँ पे लेबर रहती होगी, मजदूर रहते होंगे। और हड़प्पा की जो लोकेशन है ना, वो रिवर रावी से बहुत पास में है, बहुत करीब में है रिवर से। तो ऐसा माना गया कि अनाज जो है ना, वो बोट से यहाँ पर लेकर आया जाता था। भाई बात आ रही है समझ में? यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, अनाज को नहीं उगाया जाता था, अनाज आता था बाहर से, रिवर रावी के थ्रू आता था बोट से। दोस्तों, इन ग्रैनरीज को भी ऊंचाई पर बनाया गया था ताकि बाढ़ के ख़तरे से बचा जा सके, और ग्रैनरी में भी वेंटिलेशन का इंतज़ाम था। हवा आती जाती रहती थी यहाँ पे, ताकि अनाज सड़े ना, उसमें फफूंदी ना लगे, कीड़ा ना लगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार। दोस्तों, ट्रेड 2 तरह के होते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो इंडिया में ही होता था, जहाँ पर हमने स्टोन का, मेटल का, शैल का ट्रेड किया है। शैल ने एक सी क्रिएचर होता है, इस तरह का होता है, आपने देखा होगा। ये काम आता था गहने बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो इस सब का ट्रेड होता था, और ट्रेड के लिए ये लोग मेटल मनी का यूज़ नहीं करते थे।
मेटल मनी यानी जो सिक्के होते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, ये सारे जो सिक्के थे, मेटल मनी थी, ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। हड़प्पा में ट्रेड के लिए बार्टर का यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम्स में क्या होता है, गुड्स के बदले ना आपको गुड्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास में शेल है और मुझे चाहिए कॉपर। आपके पास में कॉपर है और आपको चाहिए शेल, तो मैं आपको शेल दे दूंगा, आप मुझको कॉपर दे देना। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मेटोलॉजी के लिए। मेटोलॉजी मतलब मेटल्स को पत्थर से निकालना, उसको पिघलाकर उसको साफ़ करना और फिर मेटल के औजार बनाना, हथियार बनाना, किचन का सामान बनाना, बर्तन वगैरह। तो ये सारा मेटल का जो काम था ना, मेटल को पत्थर से ज़मीन से बाहर निकालना, उसको पिघला के साफ़ करके उसको शेप देने का, ये सारा काम होता था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसको। चावल जो था वो पंजाब में आता था गुजरात से, ठीक है, गुजरात से चावल आता था, कहाँ पर, पंजाब में। लोथल और सुरकोतड़ा में कॉटन बनती थी और इन दोनों इलाकों से सभी जगह पर कॉटन जाती थी। ये दोनों इलाके सभी जगह कॉटन को प्रोवाइड करते थे। बालाकोट और चनहुदड़ो सेंटर थे बैंगल्स के, यहाँ पर चूड़ियाँ बनती थीं। लोथल और चनहुदड़ो में ही बीड भी बनती थी, बीड्स यानी मोती जो होते हैं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में। लोथल, सुरकोतड़ा और बालाकोट ये कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन्स थे। यहीं से मेसोपोटामिया में और बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड होता था। देखो मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप से आपके अच्छे से समझ में आएगा। ये है मेसोपोटामिया, यहाँ पर है हड़प्पन सिविलाइजेशन। लोथल और सरकोतड़ा ये दोनों गुजरात में ही हैं, यहाँ पर पानी के रास्ते व्यापार होता था। और बालाकोट आज की डेट में पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान जगह आपने सुनी होगी पाकिस्तान में, वहाँ पर है। दोस्तों इन्होंने नॉर्थन अफगानिस्तान में ट्रेडिंग कॉलोनी भी बना दी थी, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। अब दोस्तों मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में हमें पता लगता है कि हमारा ट्रेड होता था उन लोगों के साथ में। हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में हमें पता लगता है कि ट्रेड होता था आपस में। और मेसोपोटामिया में इंडस रीजन को कहा जाता था मेलुहा। जो हड़प्पा है, इंडस रीजन है, उसको पहले ये लोग क्या कहते थे, मेलुहा कहते थे। मैं आपको मैप से समझाता हूँ, बहुत आसानी से आपके समझ में आएगा। हमारा जो एरिया है इसको ये लोग कहते थे मेलुहा। कौन कहते थे, मेसोपोटामियन। और इनके रिकॉर्ड से हमें पता लगता है कि बीच में ये लोग डिलमन और माकन नाम की जगहों पर भी ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। कौन लोग व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के लोग व्यापार करते थे। कहाँ कहाँ पर करते थे, डिलमन, माकन और हमारी जो जगह है मेलुहा, यहाँ पर व्यापार करते थे, ऐसा इनके रिकॉर्ड्स में मिला है। अब हड़प्पन मर्चेंट सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार करते थे वेस्ट और सेंट्रल एशियन साइट्स पर। अब हड़प्पन मर्चेंट्स के पास में सामान कहाँ कहाँ से आता था, देखो गोल्ड आता था नॉर्थ कर्नाटका और अफगानिस्तान से, कॉपर आता था राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान और अरेबिया से, और लेड आता था ईस्ट या फिर साउथ इंडिया से। वेट्स एंड मेजर्स, दोस्तों हड़प्पन्स जो थे ना वो क्यूबिकल स्टोन वेट्स का इस्तेमाल करते थे। आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इसमें जो बेसिक यूनिट थी वो थी 16। अगर आज के ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो 14 ग्राम के आसपास था इनका जो बेसिक यूनिट थी 16 की। तो ये बेसिक यूनिट थी, इसको मल्टीप्लाई किया जाता था। 16 का 32, 32 का 48, 64, 128 ऐसे बढ़ता चला जाता था जैसे जैसे सामान बढ़ता था। अगर सामान 16 से कम है तो फिर 16 के फ्रैक्शंस चलते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट को। दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बहुत सारी सील्स के ऊपर हमें शिप्स देखने को मिलते हैं। अब अगर उन लोगों ने सील्स के ऊपर शिप्स को बना रखा है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर शिप्स चलते होंगे, वो जानते थे शिप्स के बारे में, तभी तो उन्होंने सील्स के ऊपर बनाया है। लोथल नाम की एक जगह से टेराकोटा मॉडल मिला है हमें शिप का। टेराकोटा मतलब एक तरह की मिट्टी होती है, उसको शेप दे के पका दिया जाता है। तो टेराकोटा मॉडल मिला है, कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। अब देखो इमेज हमारे पास में है नहीं, तो मैं आपको दूसरी इमेज दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। इस तरह का कुछ टेराकोटा मॉडल मिला है हमें लोथल में। और इनलैंड ट्रैवल के लिए, मतलब जो ज़मीन के ऊपर ट्रैवल किया जाता है, उसके लिए ये लोग यूज़ करते थे बुलॉक कार्ट्स का। हमें इस तरह का टेराकोटा मॉडल मिला है, ये रियल इमेज है, ऐसे ही है वहाँ पे जो हमें मिला है। और इसके अलावा कॉपर और ब्रॉन्ज के मॉडल भी मिले हैं हमें बुलॉक कार्ट के, और उसमें ना ड्राइवर्स भी बैठे हुए हैं। और जो कॉपर और ब्रॉन्ज का मॉडल हमें मिला है वो मिला है हमें हड़प्पा और चनहुदड़ो में। दोस्तों हड़प्पन सिविलाइजेशन का बस थोड़ा सा पार्ट आपका बचा है, जिसे मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। तो अगर आपको बचा हुआ चैप्टर देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, पूरा चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।